ओके जी, आज हम पढ़ने वाले हैं 11 काजेस। 11 काजेस क्या होता है? एनी आइडिया? वैसे लिखे हुए तो हैं, वेयर, हु, व्हिच, दैट, होम, दोस। इनमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये तो WH क्वेश्चंस हैं, बट नहीं, ये 11 काजेस भी हैं। ये काम आते हैं हमें दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना विदाउट यूजिंग फुल स्टॉप। गॉट इट? हम पढ़ेंगे who, that, which। ये किस तरह सेंटेंसेस में यूज होते हैं और सेंटेंस मीनिंगफुल कैसे बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, आई नो द वुमन नेक्स्ट डोर हु इज अ लॉयर। ठीक है, हु का यूज समझ में आ रहा है, हु हमने क्यों यूज किया। अब यहां तक नेक्स्ट डोर तक तो एक सेंटेंस कंप्लीट था। ठीक है, दूसरा सेंटेंस और एक मीनिंगफुल अफेक्टिव स्पीकिंग के लिए, अफेक्टिव इंग्लिश के लिए हमने यहाँ पे हु यूज कर लिया, जिसकी वजह से हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी फुल स्टॉप और एनी कॉमा। फॉर एग्जाम्पल, हु इज फॉर पीपल नॉट थिंग्स। ठीक है, हु जो है फॉर पीपल के लिए यूज होता है, लोगों के लिए, चीजों के लिए नहीं यूज नहीं होता। मतलब हु इसलिए इस तरीके से समझ लें कि मतलब जो भी जानदार चीजें हैं ना उनके लिए, बेजान चीजों के लिए दैट यूज होता है। ठीक है, और अनोनिमस ग्रुप के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, अजय, एम आई ऑडिबल? आपका माइक यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आपको आवाज आ रही है मेरी? फॉर एग्जाम्पल हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, द पीपल दैट वर्क इन द ऑफिस आर फैमिली। ठीक है, दैट फॉर अनोनिमस ग्रुप के लिए भी यूज होता है। एंड आप नहीं जानते कि कौन लोग हैं, जस्ट आप एक इशारा कर रहे हैं या किसी को बता रहे हैं। दैट कैन बी यूज फॉर पीपल और एनोनिमस ग्रुप। ठीक है, अब आ जाते हैं which पे। दिस इज अ मशीन which कैन बी ड्रिवन बाय itself। ये ऐसी मशीन है जो खुद से चलती है, या हम इसमें that भी यूज कर सकते हैं, both are correct। फॉर एग्जाम्पल, this is a machine that can be driven by itself, or this is a machine which can be driven by itself। अब ये रिलेवेंट काजेस का मतलब ये होता है कि ये दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाता है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरफाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मशीन जो है, अब उसकी यहाँ पे बात हो रही है व्हिच या दैट, सीधा इशारा किस पे कर रहे हैं, पॉइंट आउट किसको कर रहे हैं, मशीन को कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज मैनली यूज फॉर थिंग्स। अब ये बात आपको समझाने की है, जिस तरह हु जो है वो पीपल के लिए यूज होता है, दैट इज यूज फॉर थिंग्स एज वेल एज फॉर अनोनिमस ग्रुप। कोई ऐसे ग्रुप्स या कोई ऐसे लोग जिनको आप जानते नहीं है, जस्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, एंड फॉर नंबर एग्जाम्पल पे आते हैं, वी लिव इन अ हाउस दैट इज 200 years old, या which is 200 years old। Sometime that भी सही है, which भी सही है, both are same। which is only for use things, not for people। ये बात आपको रखनी है माइंड में। who जो है people के लिए यूज होता है, that जो है anonymous group, और mainly उसका जो यूज होता है वो things के लिए होता है। एंड which का भी मेन यूज जो है वो things पे होता है, वो people के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, relevant causes used to write one instead of two sentence। ठीक है, relevant causes express a relationship between the people और and things। ये एक relationship भी
एक्सप्रेस करते हैं, और while using two sentences एक ही सेंटेंस में हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है हमारा. ठीक है. Who, that and which are relevant pronouns as well. We do not write comma or extra information given. ठीक है, हम ऐसे कोई कॉमा वगैरह यूज नहीं करते अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई हो तो. ठीक है, अब यहाँ पे हम मेन फोकस करते हैं कि इनको लिखते किस तरह है. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है या कोई ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है. ठीक है, द मैन इज कैरिंग अ बैग, फुल स्टॉप, इट्स वेरी हैवी. अब इसको रिलेवेंट कॉजेस में हमें करना है. हम नहीं चाहते कि हम जो है वो दो सेंटेंसेस यूज करें. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द बैग दैट ही इज कैरिंग इज वेरी हैवी. अब यहाँ पे ही भी यूज हुआ एंड दैट भी यूज हुआ. ठीक है, हमने एक ही सेंटेंस बना दिया which is giving us a perfect meaning, and while speaking it's very effective. The bag that he's carrying is very heavy. Understood the point? Example 2. This apple is tasty. I'm eating the apple. ठीक है, अब ये दो sentences हैं, first sentence and the second sentence. अब ये relevant causes में किस तरह करूँगा, the apple that I'm eating is tasty. Yeah, the apple that he's eating is very tasty. तो हमें यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और दो सेंटेंसेस से भी हम बच जाएंगे. रूल समझ में आ गया आपको कि किस तरह ये रिलेवेंट कॉजेस हमें हेल्प करते हैं. चैट पे रिस्पॉन्स चाहिए मुझे. Got the point? Okay, we do not need that, which, who, when. When is that object? अजय, आपके पास शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है. हाँ, अब आएगी आपका आवाज मेरी. ठीक है अजय, आवाज आ रही है मेरी? अजय, चैट पे रिस्पॉन्स चाहिए मुझे. ठीक है अजय, आज हम रिलेवेंट कॉजेस पढ़ रहे हैं. रिलेवेंट कॉजेस का मेन मकसद जो होता है वो होता है कि टू सेंटेंस को कंबाइन करना और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना. ठीक है, अब यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. द मैन इज कैरिंग अ बैग, फुल स्टॉप, it's very heavy. अब ये दो sentences हैं. While using relevant causes, we will make it a one sentence. How? Look at this sentence. The bag that he's carrying is very heavy. Relevant causes कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ. Where, who, which, that, whom, whose. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस किया कि who जो है वो things के लिए, सॉरी who जो है वो people के लिए यूज होता है, things के लिए यूज नहीं होता. that जो है, that का दो तरीकों से यूज होता है. एक anonymous group, किस तरह, the people that work in the office are friendly. ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, anonymous group है, तो उसके लिए भी that यूज होता है. और that का मेन मकसद जो होता है यूज का वो things के लिए होता है, बेजान चीजों के लिए. ठीक है, उसके बाद we live in a house that or which is 200 years old. which का मेन यूज जो हुआ है वो सिर्फ things के लिए होता है. ठीक है, यहाँ पे हम यही एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, अब हमने यहाँ पे मूव कर लिया है. फॉर एग्जाम्पल, the man is carrying a bag. the
that he is carrying, ठीक है, the man is carrying, both are right. अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं Ali is talking to a man. Do you know the man that Ali is talking to? अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस जो है वो गिवन नहीं था, हमने अपने यहाँ से लगाया है to combine two sentences while using that. अब that क्यों यूज हो रहा है? Do you know the man? The man. Do you know the man? Anonymous है, जानते नहीं आप उसको, इसलिए हमने यहाँ पे that यूज किया, क्योंकि हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ के आए हैं कि that जो है वो anonymous ग्रुप्स के लिए भी यूज होता है और बेजान चीजों के लिए भी यूज होता है, राइट? We stayed at the hotel. दूसरा सेंटेंस मेंशन नहीं है, फिर भी the hotel that we stayed was very nice. या हम इस तरह कह सकते हैं we stayed at the hotel, it was very nice. So the hotel that we stayed at was very nice. Got the point of relevant causes कि हम दो sentences को एक साथ combine करके meaningful बना रहे. Again telling you, तो जब भी preposition का use होता है तो वो preposition यहाँ पे end में हो जाती है. For example, Ali is talking to man. ठीक है, to यहाँ पे preposition use हुई है, तो जब हमने उसको 11 causes में change किया तो to end में हो जाएगा. ठीक है, do you know the man that Ali is talking to? We stayed at the hotel. At पे फोकस करिएगा, ठीक है. अब यहाँ पे the hotel that we stayed at, यहाँ पे सेंटेंस खत्म है, यहाँ पे ये हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी. It was nice या that was nice, etc. Was not very nice. यहाँ पे इसको समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि जब भी प्रीपोजिशन यूज हो तो वो प्रीपोजिशन रिलेवेंट कॉजेस में एंड में आ जाएगी. अब हम पढ़ रहे हैं whose, whom, where. यहाँ पे हमने पढ़ा था who, that, which. We use whose for people. Say something or someone belongs to them. For example, a window is a woman, her husband is dead. फोकस करिएगा सेंटेंस पे. टू सेंटेंसेस हैं. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए भी के रिलेवेंट कॉजेस क्या होते हैं, तो इस सेंटेंस पे फोकस करिएगा. अब यहाँ पे कह रहा है a woman, a window is a woman whose husband is dead. whose किस लिए यूज हो रहा है? कि कोई चीज किसी से बिलोंग हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो लोगों की बात हो रही है, वो आपस में बिलोंग है, समथिंग बिलोंग्स टू देम. अब यहाँ पे हर के लिए, हर हस्बैंड के लिए whose husband is dead. whose यूज करने से हमें फायदा ये हुआ कि हमारा सेंटेंस कंबाइन हो गया, दो सेंटेंसेस एक सेंटेंस बन गया और एक अफेक्टिव मीनिंग दे रहा है, एक अफेक्टिव इंग्लिश बोलने के, एक मतलब इस तरह में समझ लें कि एक न्यू वे टू स्पीक और न्यू वे टू क्रिएट सेंटेंसेस एक्सेट्रा. व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन यू बोरोड हिज कार. ठीक, अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि कार और दो लोगों का बीच में समथिंग बिलोंग करता है, समथिंग इज बिलोंग विद देम. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पीपल, दैट मैन whose car you borrowed. Clear है? Whom. We use whom for people or are the object of the sentence. ठीक है, George is a people, I admire him. George is a people whom I admire. ठीक है, whom का यूज. I like the people, I work with them. मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जिनके साथ मैं काम करता हूं. फॉर एग्जाम्पल ये दो सेंटेंसेस हैं. I like the people with whom I work. अब ये रिलेवेंट कॉजेज में कन्वर्ट करने से इनकी मीनिंग चेंज नहीं होती. ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं होती, बट एक इफेक्टिव वे देते हैं हमारे इंग्लिश को. Where. We use where to talk about places.
हमेशा एज वी ऑल नो जब भी हम क्वेश्चन WH क्वेश्चंस भी बनाते हैं तो उसमें वेयर जो है हम प्लेसेस के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ भी सेम यूज होगा बट डिफरेंट सेंटेंसेस होंगे। दिस इज अ रेस्टोरेंट वी हैड लंच हियर। ठीक है, अब इसको रिलेवेंट कॉजेज में किस तरह कर रहे हैं? दिस इज अ रेस्टोरेंट वेयर वी हैड लंच। सेकेंड एग्जाम्पल, I went back to town. Dot full stop है, सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया। I grew up there, यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है। I went back to the town where I grew up. Understand the logic? Have you got the point? चैट पे रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। Have you got the point? Clear relevant causes. Okay. Relevant causes, extra information causes, non-defining relevant causes. And the relevant causes that give us extra information, comma are used. अब यहाँ पे भी हमें extra information दी जाएगी तो वहाँ पे comma use होगी। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंस थे जिसमें हम comma use नहीं कर रहे थे। ये जो है while speaking तो हमें इतना इसका ख्याल नहीं रखना पड़ता, but while writing it will help us more. ठीक है, just for your understanding the concept of comma while having extra information. My brother Ali, comma, who lived in Hong Kong, ठीक है, is an architect. Understood? Extra information दे रहे। My brother Ali, who lived in Hong Kong, is an architect. ये हम while speaking तो इस पे इतना फोकस नहीं करते, हम बोल लेते हैं, but while writing हमें इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ये जो है राइटिंग स्किल्स में बहुत चीजें काम आती हैं। ठीक है, Anna told me about her new job, which she is enjoying. अब यहाँ पे which भी यूज हो रहा है, ठीक है, relevant cause भी यूज हो रहा है, यहाँ भी relevant cause यूज हो रहा है, बट हम कॉमा यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, हम एक्स्ट्रा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, we stayed in the Park Hotel which a friend of ours recommended. सही है, while speaking तो हम इस पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम which ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, relevant causes में आ रहा है, बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की वजह से हम यहाँ पे कॉमा लगा रहे हैं। And relevant causes that gives extra information use comma. You cannot use that. हाँ, एक चीज का बड़ा ख्याल रखना है, जब भी हम यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे तो that का यूज नहीं होता। ठीक है, John who speaks German work as our guider. यहाँ पे that यूज नहीं होगा। ठीक है, You cannot live without who or which. सही है, सेकेंड एग्जाम्पल में मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। We stayed in the Park Hotel, which a friend of ours recommended. यहाँ पे which यूज कर रहे हैं, that यूज नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ भी who या which यूज कर सकते हैं, that यूज नहीं करेंगे जब भी हमें बात आएगी relevant causes extra information की। बट ये मोस्टली जो है राइटिंग में यूज होता है, बट आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा information about the relevant causes. You can use whom for people. Already told you. The morning I saw Cheyenne, whom I didn't seen for years. One sentence and second sentence which is giving us extra information. That's why we have used comma here. Got it?
लिव इन कॉजेज में कोई कंफ्यूजन तो ही फिर से थोड़ा लेट आए थे, मैं थोड़ा यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। लिव इन कॉजेज जो है वो होते हैं वेयर, हु, विच, दैट, होम, हुज। ठीक है, ये जो है WH क्वेश्चंस नहीं है, ये काम आते हैं दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, बाकी सारी एग्जांपल्स आपने देखें किस तरह ये काम आते हैं दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, एक अट्रैक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए। एनी डाउट? एज यू ऑल नो, आज हम स्पीकिंग पे भी मूव करेंगे। ठीक है, और मैं इसी क्लास को ना कंटिन्यू कर देता हूँ थोड़ा सा स्पीकिंग पे। ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन दिस लेक्चर? जब तक मैं जो है आपकी स्लाइड ओपन कर लूँ स्पीकिंग की। लिव इन कॉजेज समझ में आ गए? आज से हम मूव करेंगे स्पीकिंग पे। ठीक है, मैंने ये डिसाइड किया था कि दो सेशंस में इसको कंबाइन करूं, बट लेट इट बी। स्पीकिंग में हम फोकस करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी, improve your pronunciation, and you all know you will speak live and do live conversation with your classmate as well as with me, and I will correct your grammatical errors as well, and you all have recorded lectures. Okay, so अगर आप कोई मिस्टेक भी कर लेते हैं तो हम उनको कवर अप कर सकते हैं while watching recorded lectures and as well as the record slide. ओके, आपको हर क्लास के बाद स्लाइड्स भेज देता हूँ तो वो भी आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, why speaking is important for our life. मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्सेज भी चाहिए थोड़ा। मैं आपको लोगों को अनम्यूट भी करता हूँ क्योंकि हम स्पीकिंग पे मूव ऑन कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई। अजय, now we are moving towards speaking, so you all should keep aside from your family members, stay in a silent place, because here you will do speaking. Okay, so you all have to speak. Now my duty is to guide you, facilitate you, train you, and improve your speaking. Okay, from today's class I will speak 110% English language with you and explain you each and everything with you. Okay, because now here is a thing that we have to cover it in the whole month. And today I will guide you how you can improve your English and how can you improve your fluency, how to build communication skills, what should you do before speaking. Okay, now I'm unmuting you. Need your responses. Ajay, keep aside from family. There's a distortion from your side. Osama, unmute करें खुद को. तौहीद, unmute करें खुद को. तौहीद, अजय थोड़ा साइड पे जाएं आप फैमिली से। या अजय, ओके अजय, जब तक आप साइड। जी तौहीद, how are you? How are you, sir? I'm fine. What about you? I'm good. Let me. What is speaking? How it help us? चलो okay. आज मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ. Live it. Speaking is the thing that express your personality. It's help you throughout your career. If you have good communication skills, if you have energy to talk, if you have
ability to convince someone while speaking. Speaking skills can be in Urdu, can be in your mother tongue, can be in your English, but we are here to learn about the English communication skills. How can you express your thoughts, express your feelings to someone? Okay, these are the these are the three objects that we cover already. For we have done it in previous month. Okay, so why communication or speaking skills are important for us? I'm giving you. Yeah, now we are moving towards the speaking part. From next class, you all have to speak. Okay, so why communication or speaking skills are important for us? Because it's tell us what kind of personality you have. It tell us how kind of person you are, how you are giving us answers. And the fluency, the main important thing, the fluency in your speaking. You are listening to me. Listen, you are listening my fluency. How am I speaking? How am I expressing? How my energy is? That is a fluency. And as well as the gestures, the body language, and all these things are more important for it. But for example, you are a student nowadays, okay? In 1 year or 2 years and 6 months, you are going for an interview. What interviewer will judge first? He or she will judge your communication skills. When they ask from you, tell me something about yourself or introduce yourself. Here, they do not interest to learn about your information or academic. They are listening to you because they want to judge you what kind of communication skills you have. When you tell them your hobbies, your weaknesses or strength, your projects and experience, all these things, data are the later part. But first main thing is that you're speaking. Okay, so that's why communication skills are important. The elements of fluency, let's focus on this. Having thoughts and idea. For example, I'm teaching you and I'm talking to you. Something will create in your mind. When I giving you a topic, when I ask you some questions, some thoughts, some ideas will create in your mind. That is a point of fluency. Okay? Make habit to speak and write. That will help you to enhance your fluency. And second thing is that get opportunity to talk in front of audience. Obviously, you will get opportunity to talk here. So day by day, you will improve your fluency. And fourth element is the familiarity of subject and question. For example, I'm asking some question from you. You have to be familiar with that question. If you do not familiar with the question, you will have confusion in your mind. You will be confused. What can I answer? What can be the answer? What is asking? What he is asking, etc. Fourth, main important thing, remove your hesitation. You all are here to learn speaking English and English grammar as well, to remove your hesitation. If you remove your hesitation, it will benefit for you while speaking. For example, I'm speaking, let's take from 5 minutes. I'm speaking English from 5 minutes. So, what I'm going to do, have you seen any hesitation while speaking? No, because I'm habitual. And second thing is that language 1 and language 2, while speaking, forget your first language. For example, if you are Urdu speaker, if you are Sindhi speaker, if your mother tongue is Punjabi, XYZ, whatever your mother tongue is, forget it when you are going to learn English, when you are going to speak English. Okay? If you remove that, it will help you more, because I have seen many students, what can they do? They think in Urdu, Sindhi, Punjabi, XYZ and speak it in
English. They forget. They cannot translate it correctly. So main thing is that you all have to forget your first language. You should have to involve your mind in your main language. That is going to be your second language. Okay? Exposure and practice, that will also create your fluency. Trying to practice it more. For example, this course is for 1 month, or it will I will take 8 more classes of this. So after that, you all have to practice it. If you practice more, you will have more fluency in your English. You cannot create 100% fluency in one day. It will take time. Okay, so this is how we are going to get the skills. Speaking skills are giving the ability to communicate effectively. Obviously, if I am communicating effectively, it means that my communications are good. If I'm not communicating with you effectively, that means my communication skills are very weak. These skills allow a speaker to convey his or her message, passionate thoughts, and conversing manner. For example, I'm speaking from 5 minutes or 10 minutes or 1 hour. What I'm going to do, I'm convincing you, I'm giving you some thoughts, I'm giving you a message that how can you improve your English. Third, speaking skill also help to ensure that one was not understood by those who are listening. For example, if you're not understanding, have patience and again ask a question. Okay? Do not be confused. What should you do before speaking? In this class, what should you do? Before speaking, you have to be active listener. If I'm going to move on speaking, so if, for example, I'm giving you opportunity to talk to Ajay. If Ajay is speaking, you all have to listen carefully to him, because while listening, you are having thoughts about that. You are listening to someone. It also enhance your vocabulary. It enhance your English. It give you a chance to improve it. Okay. And second thing is think about the topic, about the subject, about the question. Third is analyze the topic and situation. For example, I'm giving you a short topic, which is language. So you have to analyze the what should you have to speak, what is the situation, what kind of questions you should be answered. Main thing is that you have to create a good tone and manner. Always structure a speech in your mind. This is for our class. When I'm giving you a topic, you all have to structure a speech in mind. That will result you in the end. If you structure speech in your mind, that will help you to be a fluent. That will help you to a brainstorming. You do more brainstorming, you will have more ideas, you will have more vocabulary. Okay, so how we are going to move? For example, I'm giving you a topic. Students, I have an urgent call. Can I take 5 minutes? Can I end this class? After 5 minutes, you can join it. There's an emergency, I have to go. After 5 minutes, I will come back. You do not go anywhere, okay? Because it's very important. I will give you a demo, okay? I have to end this class for 5 minutes. Just 5 minutes थे, time ending हुआ, मुझे सिर्फ 5 minutes थे, I will break to you, ठीक है?